स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज काउंटिंग होगी। सभी राज्यों से बैलेट बॉक्स दिल्ली पहुंच गए हैं। चुनाव के लिए 99% से ज्यादा मतदान किया गया है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के घटक दलों के अलावा बीजेडी, अकाली दल, बीएसपी, टीडीपी और वाईएसआरसीपी का समर्थन मिला है। राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 5,43,216 है और इसी को लेकर अब काउंटिंग की जाएगी। 11 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी और फिर शाम तक धीरे धीरे इसका रिजल्ट सामने आएगा कि आखिरकार कौन होगा नया राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा। बता दें आपको, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में टक्कर है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू है और वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। द्रौपदी मुर्मू की जीत हालांकि तय मानी जा रही है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के घटक दलों के अलावा बीजेडी, अकाली दल, बीएसपी, टीडीपी और वाईएसआरपी का समर्थन मिला है। राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की अगर जीत की बात करें तो जो बहुमत का आंकड़ा है वो 5,43,216 है। बता दें आपको कि कई राज्यों के विधायकों और सांसदों ने अपना वोट डाला है और उसके बाद ये वोट अब दिल्ली पहुंच गया है। ये बैलेट पेपर अब दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पर इनकी काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद रिजल्ट साफ हो सकेगा। निकाय चुनाव के नतीजों पर मंथन होगा। बीजेपी दफ्तर में वीडी शर्मा मंथन करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और कमलनाथ कांग्रेस दफ्तर में बैठक करेंगे। तो आपको बता दें कि जो निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, जहां पर उसको लेकर अब बीजेपी दफ्तर में वीडी शर्मा समीक्षा बैठक करेंगे कि आखिरकार जो सीटें उनको नहीं मिल पाई उसका क्या कारण रहा, क्यों उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ भी दफ्तर में बैठक करेंगे और ये इस पे मंथन किया जाएगा कि आखिरकार जो चूक थी वो कहां हुई और क्यों हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को भी। तो वहीं अब इस पूरे निकाय चुनाव को लेकर जो नतीजे सामने आए हैं उस पर मंथन देखा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से वीडी शर्मा और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसको लेकर अब देखा जाएगा कि उसमें मंथन किया जाएगा कि आखिरकार कहां चूक रह गई कि बीजेपी को जहां कई सीटों पे हार का सामना करना पड़ा, वहीं कांग्रेस ने भी कई सीटें खोई। उसको लेकर मंथन किया जाएगा कि आगामी चुनाव में किस तरीके की उसकी रणनीति बने और जीत का सामना हो। और वहीं अब बैठक होने जा रही है, मंथन होने जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधा रुख करना चाहूंगी अनुराग का। अनुराग, निकाय चुनाव के जो नतीजे आए, अब उसको लेकर जहां बीजेपी में भी बैठक होने जा रही है, वहीं कांग्रेस में भी बैठक होने जा रही है। कितनी अहम ये बैठकें मानी जा सकती है? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण इसको माना जा सकता है। हालांकि ये अंदरूनी स्तर पर ही इन बैठकों के जरिए मंथन करने का काम किया जा रहा है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो अभी मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं और सीएम से उनकी मुलाकात हो रही है और बताया जा रहा है कि जो नतीजे आए उसके बाद की ये मुलाकात बताई जा रही है। तो किस तरीके से आने वाले दिनों में बीजेपी की रणनीति तय होगी, इसको लेकर भी लगातार अब बैठकों का दौर जारी रहेगा। तो कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी के अंदर मंथन होना है। हालांकि अभी नतीजे निकल कर आए, अभी पंचायत में जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव होना बाकी है। तो उसमें किस तरह की रणनीति अब पार्टी अपनाएगी, उसको लेकर भी पार्टी के अंदर मंथन तेज हो गया है, क्योंकि
सबसे अहम है कि किस तरीके से जो नगर पालिका हैं, नगर पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, वहाँ पर अध्यक्ष का निर्वाचन हो, इसी को लेकर अब कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भले ही तस्वीर साफ हो गई हो, लेकिन अभी भी नगर पालिका, नगर परिषद और जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होना बाकी है। जी अनुराग, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अब हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और आगे खबरों में बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस में ईडी आज सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के समर्थन में पार्टी जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेगी। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने लिखा कि मीडिया को कांग्रेस कार्यालय में आने से रोका जा रहा है। किसी भी अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक गांधीवादी सत्याग्रह हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सत्ता के अहंकार में मोदी सरकार यह हक भी हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। यह कांग्रेस पर नहीं, भारत के महान लोकतंत्र पर हमला है। हम समझते हैं कि सरकार कांग्रेस को महंगाई, बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दों पर जनता की आवाज उठाने से रोकने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, पर हम बिना डरे और झुके देश की जनता द्वारा सरकार से कड़े सवाल पूछने के कर्तव्य को निभाते रहेंगे। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, देखा जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर जहां निशाना साधा जा रहा है, वहीं अब ट्वीट भी सामने आने लगा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस मुख्यालय जो कि 24 अकबर रोड है और उसके आसपास जो एरिया है उन सबको बंद कर दिया गया है। कांग्रेस आने वाले जो भी रास्ते हैं उन सब पे दिल्ली पुलिस की तैनाती है और सिर्फ जो पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, महासचिव हैं और अभी अशोक गहलोत कुछ देर पहले पहुंचे थे, तो कुछ लोगों को अंदर आने की अनुमति है। और इसी बाबत जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट किया गया था, कहा गया था कि अंदर जो आने के रास्ते हैं उन रास्ते में लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है और उन्हें रोका जा रहा है। अभी की अगर बात करें तो करीब 11 बजे से कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू होने वाला है। 10:40 में एक बड़ी बैठक बुलाई गई संसद भवन में, जिसमें सभी सांसदों को वहां रहना है और कांग्रेस मुख्यालय में भी करीब उसी दौरान एक बैठक होगी जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, महासचिव, जो तमाम बड़े लीडर है वो मौजूद रहेंगे और उसका आगे की रणनीति तय होगी। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यालय से ईडी मुख्यालय तक, जो कि करीब 1 किलोमीटर की दूरी है, वहां तक कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो मार्च कर सकते हैं। जी रवि, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हितेश जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी आपका। हितेश जी, आप कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है और जो पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी से, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रही है और कांग्रेस पर नहीं बल्कि भारत के महान लोकतंत्र पर हमला कर रही है। देखिए, मुझे बताइए, पहले तो ये लोकतंत्र का केस ही नहीं है, ये 420 हेरा फेरी जालसाजी का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग यानी धनाशोधन का केस है। इसका ना जीएसटी से, महंगाई से किसी से लेना देना, पॉलिटिकल केस ही नहीं है। और ईडी बुला रही है, कोई ऐसा भी नहीं है। भाई आपको लगता है, आप अदालत भी गए, अदालत ने कोई रिलीफ नहीं दिया, हाईकोर्ट ने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, तो अदालतें तो भाजपा ही नहीं है ना, कोई एविडेंस है ना। फिर उसके बाद भी आपको क्यों बुलाया जा रहा है? आपको केवल पूछताछ के लिए, बयान के लिए बुलाया जा रहा है, आपकी सहूलियत से बुलाया जा रहा है। 6 बार आपने तारीखें बदल दी। मेरा बहुत साधारण सा मानना यह है कि कांग्रेस जनता से जुड़े विषयों को न सदन पे उठाती है न सड़क पे उठाती है, लेकिन जब उनके परिवार पर आपराधिक आपत्ति आती है, जब हेरा फेरी के चार्जेस में उनको धोखे से बुला भी लिया, तो आप इतने महान हो। हमारा तो आज यदि हेलमेट नहीं लगाए चालान कटता तो हम तो चालान भी देते हैं, सभी लोग देते हैं, आप भी देती होंगी। लेकिन इनको केवल बुला भर लिया और पूछ भर लिया कि ये 50 लाख में आपने 3000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम कैसे कर ली शेयर देकर। तो इसमें इतनी बड़ी आपत्ति कि सारे लोगों को आप सड़क पर लेके खड़े हो गए क्योंकि आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता इस देश में। और ईडी क्या कानून सम्मत काम नहीं कर रही है? तो संविधान है इस देश में, आप उसमें बात करिए। संसद चल रही है, उसमें बात करिए। सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जाइए।
पर आप ऐसा थोड़ा ना कर सकते कि आप अपने बाहुबल के आधार पर, नहीं साहब हम तो बहुत बड़े, हम तो कांग्रेस ही है, हम तो सोनिया गांधी है, इसलिए हमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। ये तो कहीं से भी जायज नहीं है। और दूसरा, ये जनता की आवाज तो कतई नहीं है, ये इनके निजी परिवार की माँ बेटी की हेराफेरी है जिस पर सारी बातचीत है। इसलिए इसको क्यों थोपना है देशभक्ति के रूप में? इसमें सिंपल जाइए, आप उनसे बात करिए और आ जाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए। जी जी हितेश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। वहीं रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस से प्रदर्शन करने जा रही है। रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ करेगी, उसी को लेकर यह प्रदर्शन देखा जा रहा है। रायपुर से खबर, यहां भी आज ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस के विरोध में आज प्रदर्शन देखा जा रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर, मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। आज बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। सीएम आज पेश करेंगे साल का पहला अनुपूरक बजट। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, दूसरा दिन है और वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरा दिन काफी हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल आज साल का पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई सदन में आज हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था के मद्देनजर पर अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी, जिसको लेकर बैठकें भी हुई बीजेपी की तरफ से और अब पूरी तैयारी की जा रही है कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, देखा जा रहा है कि मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है, हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी में है। बिल्कुल, और एक तरह से पूरी जो रणनीति है अविश्वास प्रस्ताव की, ये तैयार कर ली गई है और विधायक दल की एक बैठक भी रखी गई जिसमें व्हीप जारी किया गया है। व्हीप यानी कि जितने भी बीजेपी के विधायक हैं उनको सदन में मौजूद रहना जरूरी होगा, उनकी सदन में मौजूदगी जरूरी से लेकर के ही जो है बीजेपी के व्हीप चीफ जो है शिवरतन शर्मा, उन्होंने व्हीप जारी किया है। और इस स्थिति में अभी फिलहाल जो देखा जा रहा है कि कानून व्यवस्था है, इसके अलावा और भी कई मसले हैं, किसानों के मामले हैं, इन तमाम मामलों को लेकर के आज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लाएगी। और क्योंकि कल सदन का पहला दिन था, कल भी काफी हंगामा हुआ और आज भी उतने ही हंगामे के आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। और क्योंकि कल ही विधानसभा सचिवालय को इसकी सूचना दे दी गई थी कि बीजेपी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और इस अविश्वास प्रस्ताव में जोगी कांग्रेस के जो विधायक हैं रेणु जोगी और धर्मजीत सिंह, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। और देखना ये होगा कि अब सदन की जब कार्रवाई शुरू होती है तो किस तरीके से यहाँ पर बहस होती है और अविश्वास प्रस्ताव को क्या सदन ग्राह्य करता है या नहीं करता है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवव्रत आपका धन्यवाद। तो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी रणनीति देखी जा रही है, पूरी रणनीति तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से और वह प्रस्ताव लाया जाएगा आज सदन में। ये देखने वाली बात होगी कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। हालांकि वहीं सीएम भूपेश बघेल आज अनुपूरक बजट पेश करने जा रहे हैं, पहला अनुपूरक बजट इस साल का। और बात करते हैं बारिश की, तो एमपी में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सागर, चंबल, ग्वालियर संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कटनी, डिंडौरी, जबलपुर, मंडला के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बालाघाट, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार बारिश देखी जा रही है एमपी में और जिसके कारण लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में कई जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। बारिश को ध्यान में रखते हुए यह अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है, जिनमें से बात करें तो सागर, चंबल,
ग्वालियर संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कटनी, डिंडौरी, जबलपुर, मंडला के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बालाघाट, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लगातार देखा जा रहा है बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं जल जमाव के कारण। और इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करना चाहूंगी अनुराग का। अनुराग, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार एमपी में बारिश का दौर जारी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होगी इस वक्त और क्या कुछ स्थिति बन रही है इस वक्त एमपी में? बिल्कुल, देखिए, सावधानी बरतने की ज़रूरत ज़रूर है। राजधानी की हम बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी झमाझम बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी चिंता, मौसम विभाग ने कई संभागों में येलो अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर चंबल का इलाका, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इसके अलावा कई दूसरे क्षेत्रों में भी हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में झमाझम बारिश होने की पूरी तरीके से संभावना। और विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, यानी कि आने वाले कुछ घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो बारिश को लेकर अलग अलग जगह से जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें एहतियात बरतने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनुराग आपका धन्यवाद। तो लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में तमाम तरीके की एहतियात बरतने की भी जरूरत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुकमा से बड़ी खबर की। 10वें दिन खुला NH30 कोटा के पास वीरापुरम में लगा हुआ था जाम। 12 जुलाई से NH30 बाधित था। वीरापुरम में शबरी नदी का पानी सड़क पर आ गया था। NH पर 6 फीट पानी बह रहा था। रास्ता खुलते ही वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। तो लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव जैसी स्थिति देखी जा सकती है। और वहीं कोटा के पास वीरापुरम में जाम लग गया था। दरअसल 12 जुलाई से NH30 पर पानी भरा हुआ था और जिसके कारण आवाजाही बाधित थी। वीरापुरम में शबरी नदी का पानी सड़क पर आ गया था जिसके कारण NH पर 6 फीट पानी बह रहा था और रास्ता खुलते वहीं अब वाहनों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जब पानी भरा हुआ था NH30 पर, ये तब की तस्वीरें हैं। वहीं हालांकि अब पानी कम हुआ है जिसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो रही है। 6 फीट पानी भरा हुआ था रास्ते में और वहीं अब रास्ता जैसे ही खुला है वाहनों की आवाजाही फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। और कोरबा से बड़ी खबर, फूड पॉइजनिंग से 4 बीमार हो गए हैं। एक ही परिवार के 4 सदस्य बीमार हुए हैं। विषाक्त चरोटा भाजी खाने से बिगड़ी है तबीयत। पाली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरहापारा गांव की ये घटना बताई जा रही है जहां पर फूड पॉइजनिंग से 4 लोग बीमार हो गए हैं। बता दें आपको कि ये चारों लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई है। चरोटा भाजी खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी है। पाली अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर कोरबा से जहां पर देखा गया कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं 4 लोग। एक ही परिवार के ये चारों सदस्य बताए जा रहे हैं जो कि फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़े हैं। विषाक्त चरोटा भाजी खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी और पाली अस्पताल में जिसके बाद इन्हें भर्ती कराया गया है। और भोपाल से बड़ी खबर, बैरागढ़ में बच्चों के खिलौनों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिजवाए थे आंगनबाड़ी में खिलौने, जिसके बाद बैरागढ़ सब्जी मंडी आंगनबाड़ी से खिलौने चोरी हो गए। चोरों ने खिलौने, पंखे और बर्तन पर हाथ साफ किया है। आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची बैरागढ़ पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर भोपाल से आ रही है जहां पर
सीएम शिवराज की तरफ से जो खिलौने भेजे गए थे, वहां पर बैरागढ़ में बच्चों के खिलौने पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखा जा रहा है कि बच्चों के खिलौने पर चोरों ने हाथ साफ किया है, क्या कुछ अभी तक पुलिस की कार्रवाई में सामने आ सका है? बिल्कुल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले महीने ही बच्चों के जो आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर कुछ खिलौने भिजवाए थे काफी सारे। उन खिलौनों पर अब चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। बच्चों के आंगनवाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर जो चोर है काफी सारे खिलौने और कई सामान वहां से गायब कर ले गए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे बंद होने की वजह से चोर कैमरे की नजर में कैद नहीं हो पाए। पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति जिसने आंगनबाड़ी में चोरी की है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र आपका धन्यवाद। तो बैरागढ़ के बच्चों के खिलौने पर चोरों ने हाथ साफ किया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये खिलौने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए भिजवाए थे, वहीं आंगनबाड़ी से खिलौने चोरी हो गए। चोरों ने खिलौने और पंखे और बर्तन पर हाथ साफ किया है। हालांकि चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी में नहीं आ सकी। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।